नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नितेश कुमार, हेड ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा डिपार्टमेंट, मनसा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस, जयपुर, राजस्थान। विद्यार्थियों, आप हमारे इंस्टीट्यूट से 2.5 वर्षीय DNYS कोर्स का अध्ययन कर रहे हैं, जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा बोर्ड NIOS से प्रायोजित हैं। यह कोर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। तो विद्यार्थियों, प्रथम वर्ष DNYS कोर्स के अंदर आपके 3 थियोरेटिकल पेपर है और 3 प्रैक्टिकल पेपर हैं। जो थियोरेटिकल पेपर हैं उनके हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ताकि आपकी सफलता को सुनिश्चित किया जा सके। तो इन शॉर्ट नोट्स को वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने लगभग 811 जो सब्जेक्ट कोड है और 812 जो सब्जेक्ट कोड है, उन दोनों के शॉर्ट नोट्स के कंप्लीट सीरीज़ जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी हैं। और जो 813 जो सब्जेक्ट कोड हैं, जो हम शरीर के बारे में जो पढ़ रहे हैं, उसके भी काफ़ी कुछ वीडियो जो है लगभग 7 चैप्टर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आज जो हम अध्ययन करेंगे ये सब्जेक्ट कोड 813 है और उसका जो चैप्टर नंबर है 8, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र की संरचना, क्रियाविधि और उसके ऊपर योग के क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आप इसको भी अच्छे तरीके से समझेंगे। तो शुरू करेंगे हम सबसे पहले रक्त के बारे में समझने के लिए कि रक्त जो है मानव शरीर का तरल संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक तो उन चीज़ों को कहा जाता है, कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, जो जोड़े रखता है सिस्टम को। तो रक्त मानव शरीर का तरल संयोजी उत्तक है और एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर कम से कम 5 से 6 लीटर रक्त होता है। अगर उसको प्रतिशत के भाग में देखा जाए तो शरीर का जो कुल वजन है उसका 7% भाग जो होता है वो रक्त का होता है। रक्त का स्वभाव हल्का एल्केलाइन होता है, क्षारीय होता है और ये प्रतिक्षण रक्त वाहिनियों में भ्रमण करता रहता है। भ्रमण करता हुआ शरीर में स्थित सभी उपयोगी अनुपयोगी पदार्थों का परिवहन करता है और जो आवश्यक नहीं है शरीर के लिए उनको निष्कासित करने के लिए उनके स्थान निष्कासन के जो स्थान पर ले जाता है, और जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो आवश्यक तत्व हैं, वो हमारे कोशिकाओं तक ले जाता है। इस प्रकार से रक्त अपना कार्य करता है। शरीर का वह तंत्र जो रक्त के माध्यम से संपूर्ण शरीर में उपयोगी एवं अनुपयोगी पदार्थों के परिवहन का महत्वपूर्ण कार्य करता है, वही रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। इसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त, रक्त वाहिनियां और हृदय की संरचना एवं उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रक्त की संरचना किस प्रकार की होती है। तो रक्त जो होता है मानव के संयोजी उत्तक से मिलकर बना होता है और इसका जो 55% भाग जो होता है रक्त का, वह प्लाज्मा से बना हुआ होता है। एक तरल पदार्थ होता है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, उससे बना होता है। और जो 45% भाग है उसके अंदर रक्त कोशिकाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम प्लाज्मा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्लाज्मा जो होता है वह उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो रक्त के अंदर 2 चीज़ें हमने पढ़ी, प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं। तो सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में जानते हैं। तो प्लाज्मा जो होता है हल्के पीले रंग का एक द्रव्य भाग होता है प्लाज्मा, जिसका जो 90% भाग जो होता है वो जल होता है, पानी होता है, और बाकी का जो 7% भाग है वह एक विशेष प्रोटीन से बनता है और 3% भाग के अंदर ग्लूकोज, हार्मोन्स, अमाइनो एसिड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे अन्य कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व उसमें पाए जाते हैं। तो ये सारे अंश मिलकर आपस में एक विशेष घटक बनाते हैं जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और ये प्लाज्मा जो है वो सभी प्लाज्मा के अंदर ये जितने भी तत्व है सभी द्रव अवस्था में उपस्थित होते हैं। अब इसी प्लाज्मा के साथ में रक्त कोशिकाएं मिलकर रक्त का निर्माण करती हैं। तो रक्त कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो रक्त कोशिकाएं जो है, रक्त कोशिकाओं में प्रमुख रूप से 3 चीज़ों को माना जाता है। एक तो है लाल रक्त कणिकाएँ, जिन्हें RBC कहा जाता है, रेड ब्लड सेल्स, और दूसरा जो है WBC कहा जाता है, जिन्हें श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है, वाइट ब्लड सेल्स, और तीसरी जो चीज़ होती है वह है बिंबाणु, जिन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं। इन प्लेटलेट्स शब्द से काफ़ी जन वाकिफ़ भी होंगे, क्योंकि डेंगू की समस्या के अंदर इसकी मात्रा बहुत तेज़ी से घट जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में। हम जानेंगे कि लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं ये छोटी वृत्ताकार डिस्क के आकार की सूक्ष्म रचनाएं होती हैं। वृत्ताकार होती हैं, छोटी छोटी होती हैं और डिस्क के आकार की होती हैं, जिन्हें हम लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं। इसका एक और नाम है, इसे एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर लगभग 40 से 60 लाख प्रति घन मिलीलीटर में ये उपलब्ध होती हैं।
40 से 60 लाख प्रति घन मिलीलीटर में। तो मानव शरीर के समस्त कोशिकाओं में एकमात्र ये कोशिका हैं जो रेड ब्लड सेल्स है, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, उनके अंदर कभी भी केंद्रक नहीं पाया जाता। एकमात्र कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर जिनके किसी भी सेल्स के अंदर कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। किसमें? लाल रक्त कोशिकाओं में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ये विशेष बात है इसकी। फिर रक्त के अंदर उसका जो रंग है रक्त का, लाल इसीलिए दिखाई जाता है क्योंकि लाल रक्त कोशिकाओं की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि वो दूसरे तत्वों के रंग को छुपा देती हैं, इसलिए लाल कलर का हमको रक्त दिखता है हमारा। तो रक्त का जो निर्माण होता है ये स्वयं तो निर्माण हो नहीं सकती क्योंकि इनके अंदर केंद्रक नहीं होता है, तो इनका निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा के अंदर होता है, हमारी हड्डियों के अंदर बोन मेरो जो होता है उनके द्वारा इनका निर्माण होता है। और इनकी जो आयु सीमा होती है, एक रक्त कोशिका की आयु जो होती है वो 120 दिन की होती है, लगभग 4 महीने। तो 120 दिन के अंदर ये कोशिकाएं डिज़ोल्व होकर नई कोशिकाएं बनती हैं। तो इनमें से डिज़ोल्व होने का जो प्रोसीजर है कैसा होता है कि जब आरबीसी 120 दिन पूरे कर देती हैं तो आरबीसी जो बनता है वो हीमोग्लोबिन से बनता है। तो हीम जो है, जो शब्द है हीमोग्लोबिन में से हीम जो शब्द है वो लोहे के लिए उपयोग किया जाता है। लोह तत्व जो होता है, फेरस जो होता है, तो उससे बनता है और उसके साथ में ग्लोबिन मिक्स होने के कारण एक स्पेसिफिक घटक का जो एक निर्माण होता है जिसके कारण ये रक्त कोशिका जो है रेड कलर की हो जाती है, तो इसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। तो जब सेल्स डिज़ोल्व होती हैं, जब सेल्स मर जाती हैं, जो पुरानी सेल्स मर जाती हैं, उनकी जगह नई सेल्स का निर्माण तो होता ही है, पर मरी हुई सेल्स में क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो लीवर के पास जाता है और मृत कोशिकाओं का जो दूसरा भाग जो है वो हमारी जो तिल्ली है, जो स्प्लीन कहा जाता है, उसमें जाके वो नष्ट होते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस भी हमको याद रखनी है। तो हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है हमारे शरीर के अंदर 12 से 16 mg प्रति 100 ml होती है। 12 से 16 प्रति 100 ml उपलब्ध होती है हमारे शरीर में। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो आरबीसी है, लाल रक्त कणिका है, वो किस प्रकार से इसका संरचना होती है और किस प्रकार से ये कार्य करती हैं। अगली जो हम चीज़ें जानेंगे उसमें है WBC, वाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कणिका है। श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख जो काम होता है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने का कार्य होता है। ये रोगों से लड़ने के लिए कार्य करती हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो मनुष्य के रक्त में आरबीसी की तुलना में WBC, हम श्वेत रक्त कणिकाओं को शॉर्ट फॉर्म में WBC कहेंगे, वाइट ब्लड सेल्स इसका फुल फॉर्म है। तो WBC की जो आकार में बड़ी होती है, आरबीसी जो होती है लाल रक्त कणिकाओं से, ये WBC जो है श्वेत रक्त कणिका है वो बड़ी होती है आकार में, पर क्वांटिटी में बहुत कम होती है उनसे। जैसे आरबीसी जो थी लाल रक्त कणिकाएं वो क्वांटिटी में लाखों में थी, ये हजारों में होती है। तो इनकी कितनी मात्रा होती है रक्त के अंदर? रक्त के अंदर WBC की मात्रा जो है 4000 से लगाकर 11000 प्रति घन मिलीमीटर में होती है, केवल 4000 से 11000 के बीच में। पर जब आपके शरीर पर किसी भी जीवाणु का या फिर किसी भी घटना आक्रमण होता है और जहाँ प्रतिरोधक क्षमता को एक्टिव होने की आवश्यकता है, उस अवस्था में ये WBC तुरंत वहाँ पर पहुँच जाती है और अपनी संख्या को लगभग 50,000 से भी ज़्यादा कर सकती है। तो ये इस तरीके का इसका एक सिस्टम रहता है कि किसी भी संक्रमण की अवस्था में ये अपनी क्षमता को बढ़ा भी सकती है। ठीक, तो इनकी जो संख्या पर स्थान, समय और शारीरिक मानसिक अवस्थाओं का सीधा प्रभाव पड़ता है। आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, शारीरिक स्थिति कैसी है, कैसे वातावरण में आप हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी इसके गुण धर्म जो है वो बढ़ घट सकते हैं। तो शरीर में असामान्य WBC का जो स्तर है, कई बार क्या होता है जब उसकी मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। WBC की जब मात्रा शरीर के अंदर आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो ऐसी अवस्था को ल्यूकेमिया कहा जाता है। ल्यूकेमिया शब्द जो है वह खून के कैंसर को, रक्त के कैंसर के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये WBC के मात्रा को अपने हद से ज़्यादा बढ़ने के कारण ही होता है। दूसरी जो घटना है इसमें कि WBC का जो एकमात्र प्रमुख काम है जीवाणु, विषाणु और रोगाणुओं से शरीर की सुरक्षा करना है और बाह्य रोगाणुओं को निगलना है, जिसे फेगोसाइटोसिस कहा जाता है। ये शरीर की सुरक्षा का कार्यभार संभालती हैं। तो हमने देखा कि WBC जो है हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी तरह से काम करती है। तो इसकी मात्रा सम अवस्था में रहे और जब किसी संक्रमण की स्थिति में हो तो वो अपनी मात्रा को बढ़ा सकती हैं। और यही हम रिपोर्ट्स के अंदर देखते भी हैं। जब रिपोर्ट्स के अंदर इनके सामान्य मात्रा से अधिक मात्रा में जब ये शो करता है तो हमें पता चल जाता है कि शरीर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है।
तो जब ये मात्रा बढ़ाते हैं तो इन्फेक्शन को लड़ने के लिए ही बनाते हैं, पर कई बार क्या होता है कि जब ये अपनी मात्राओं को बढ़ाते जाते हैं और कम नहीं हो पाते हैं तो ऐसी अवस्था में ल्यूकेमिया की कंडीशन बनती है, जिसे ब्लड कैंसर कहा जाता है, रक्त का कैंसर कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि आरबीसी कैसी है, डब्ल्यूबीसी कैसी है। अब हम जानेंगे कि प्लेटलेट्स कैसे हैं, प्लेटलेट्स के बारे में जानेंगे, बिंबाणुओं के बारे में जानेंगे। तो बिंबाणु जो होते हैं वो मनुष्य के रक्त में आरबीसी के आकार के समान ही सूक्ष्म रचनाएं होती हैं, जिन्हें बिंबाणु कहा जाता है। ये रक्त में इनकी संख्या लगभग 1.5 लाख से 4 लाख के मध्य होती है, ये ध्यान रखना है। 1.5 लाख से 4 लाख तक की इसकी क्वांटिटी हमारे रक्त के अंदर में पाई जाती है। इसका औसत जीवन काल जो होता है सिर्फ 8 से 12 दिन का होता है। ये जीवन काल भी हमको देखना है, कंटिन्यू हमको याद भी रखना है इसको, ठीक है। और इसकी भी उत्पत्ति आरबीसी की तरह ही हमारे शरीर के अस्थि मज्जा के अंदर होती है। तो ये चीज़ें हमको ध्यान रखने की बात है। इनका महत्वपूर्ण कार्य जो है हमारे शरीर के अंदर थक्का जमने की प्रक्रिया में सहायता करना है। रक्त के जो कार्य है और इसके कार्य से प्रमुख रूप से भोजन से शरीर उपयोगी तत्वों को ग्रहण करके प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। जो भोजन के अंदर जो रस है जब वो रक्त में मिक्स हो जाता है तो उसके जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उन सब को हमारे कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करता है। अनुपयोगी उत्सर्जित पदार्थों का संवहन करता है, जो शरीर से जो चीज़ें निकल जानी चाहिए जो अनावश्यक हैं उनको बाहर निकालता है। तीसरा जो है वो ऑक्सीजन और CO2 का वहन करता है। शरीर में फेफड़ों से हमारे जो स्वच्छ ऑक्सीजन है, शुद्ध ऑक्सीजन है, उनको कोशिका तक ले जाता है और कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, जो वेस्ट तत्व हैं जो उत्सर्जित करने के योग्य हैं, उनको वो वापस से फेफड़ों तक ले जाता है। जल का संवहन करके रक्त और कोशिका के उत्तक तक पहुंचाता है। फिर उत्तकों के परासरणीय दाब को सामान्य बनाए रखता है। फिर अंतस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन्स का संवहन करता है। फिर डब्ल्यूबीसी के बाहरी रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करती है। फिर चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाने के लिए प्लेटलेट्स प्रमुख रूप से सहायक होते हैं। जो बिंबाणु हैं वो प्रमुख रूप से बॉडी के अंदर अपने खून का थक्का बनाने का प्रमुख रूप से काम करते हैं और शरीर के दाब को नियंत्रित बनाए रखते हैं, ताप को भी नियंत्रित बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि रक्त के कार्य क्या क्या होते हैं। अब हमें ये देखना है कि रक्त जो होता है सभी व्यक्तियों के अंदर समान प्रकार का नहीं पाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर रक्त के जो ग्रुप हैं वो अलग अलग होते हैं, जिनमें से 4 प्रमुख ग्रुप होते हैं। उसमें है A, B और AB और O। तो ये 4 प्रकार के हो गए, जिसमें से A है एक, फिर B है एक, फिर तीसरा जो है वो AB का कॉम्बिनेशन से बनता है और चौथा जो ग्रुप है वो O है। तो इसमें कुछ ऐसे ब्लड ग्रुप हैं जो सर्वग्राही कहलाते हैं, जिनको कोई भी व्यक्ति खून दे सकता है, जिसमें A पॉजिटिव या फिर A जो ग्रुप है वो वाला भी उनको खून दे सकता है, B वाला भी ग्रुप खून दे सकता है और O वाला भी उनको खून दे सकता है, वह है AB। AB जो ग्रुप समूह जो है, जो रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप है, उनको सभी जने खून दे सकते हैं। इसके लिए इसे सर्वग्राही कहा जाता है। सर्वग्राही मतलब सभी के जो ब्लड ग्रुप है उनको अपना खून दे सकते हैं। किंतु O पॉजिटिव और जो O ग्रुप है उसको सर्वदाता कहा जाता है। ये सभी को खून दे सकता है, ये सबके साथ में मैच हो जाता है और सबके लिए कंफर्टेबल होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि रक्त किस प्रकार से कार्य करता है। अब हम देखेंगे रक्त को पंप करने वाला जो प्रमुख ऑर्गन है हमारे शरीर के अंदर, जिसे हृदय कहा जाता है, हार्ट कहा जाता है। तो हृदय के बारे में हम पढ़ेंगे, दिल के बारे में हम जानेंगे कि दिल की संरचना कैसी होती है, हमारे हार्ट की संरचना कैसी होती है। तो हृदय मानव शरीर का महत्वपूर्ण अंग है और इसका क्रियाशील होना ही जीवन है और क्रियाहीन होना ही मृत्यु है। ये एक्टिव है तो जीवन है, ये जैसे डीएक्टिव हो गया तो आपकी मृत्यु पॉसिबल है। तो मनुष्य के हृदय का जो निर्माण करते हैं वो कार्डियक मसल्स कहा जाता है, इनको हृदय पेशी कहा जाता है, जो जिन्हें कार्डियम कहा जाता है। ये 3 आवरणों से बनती है। तो सबसे पहले जो आवरण है वो है पेरिकार्डियम, दूसरा है मायोकार्डियम और तीसरा है एंडोकार्डियम। तो ये 3 प्रकार से, पेरिकार्डियम बाहर वाला आउटर लेयर है, जो फिर बीच में मायोकार्डियम है और लास्ट में अंदर की तरफ का जो कोटिंग है वो है एंडोकार्डियम। इन 3 पेशियों से मिलकर हृदय बनता है। इन पेशियों के अंदर है ना बीच में एक द्रव्य भरा जाता है जिन्हें पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। यह द्रव्य हृदय के आवरणों में चिकनाहट प्रदान करता है और इनके जो शेप को मेंटेन बनाए रखने में काम करता है और आवरणों को घर्षण से बचाता है, आपस में टकराने नहीं देता है। मनुष्य का हृदय जो होता है वो 4 खंडों में बटा होता है। उसके 4 भाग होते हैं, जिसमें राइट साइड होता है और लेफ्ट साइड होता है। तो राइट साइड वाला जो भाग है उसके 2 भाग है
और लेफ्ट साइड वाला का जो भाग है उसके 2 भाग है। तो इस प्रकार से 4 भाग होते हैं। तो उसमें से जो राइट साइड वाला है उसमें 2 भाग हैं, उनके नाम हैं आलिंद और निलय, जिनको इंग्लिश में आर्ट्रियम और वेंट्रिकल कहा जाता है। तो राइट साइड में एक आलिंद होता है और एक वेंट्रिकल होता है, और ऐसे लेफ्ट साइड में एक आलिंद होता है और एक वेंट्रिकल होता है। उनके इसी प्रकार से नाम है। जो राइट साइड वाला है उन्हें राइट आर्ट्रियम या राइट आलिंद कहा जाता है, और निलय को राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट निलय भी कहा जाता है। इसी प्रकार से ऑपोजिट वाला भी सेम, लेफ्ट वाला जो है लेफ्ट आलिंद कहा जाएगा या लेफ्ट आर्ट्रियम कहा जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल या निलय कहा जाता है। तो इन चारों का इस तरीके से कॉम्बिनेशन होता है। तो अभी राइट वाला जो पार्ट होता है हमारा हृदय का, जो राइट साइड वाला पार्ट होता है, वो अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करके हमारे लंग्स तक भेजने का कार्य करता है। क्या? अशुद्ध रक्त। इसमें क्या होता है, पूरे बॉडी से ना अलग अलग नलियाँ आके हमारे राइट वाले जो पार्ट में खुलती हैं, और वो अशुद्ध रक्त जो होता है वहाँ पे इकट्ठा होता है। पहले आलिंद में इकट्ठा होता है, फिर प्रेशर के साथ में दबकर नीचे वेंट्रिकल में जाता है, और वेंट्रिकल से प्रेशर के साथ में हमारे लंग्स की तरफ पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जाता है। जैसे लंग्स में गया, लंग्स में गैस की जो क्रियाएं होती हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ जाता है और ऑक्सीजन उसमें जुड़ता है, और वो ऑक्सीजन वाला जो रक्त होता है वो हमारी जो शरीर के अंदर है पल्मोनरी वेन जो होती है उसके द्वारा हमारे लेफ़्ट साइड वाले हिस्से में आता है, और लेफ़्ट वाले आर्ट्रियम में, लेफ़्ट आर्ट्रियम जो है आलिंद जो है उसमें भरता है, फिर प्रेशर के साथ में नीचे जाकर वेंट्रिकल में भरता है, वेंट्रिकल से अरोटा के द्वारा पूरे शरीर में फैलता है। तो इस तरीके से इसकी प्रोसेस है। राइट साइड में अशुद्ध रक्त होता है, ऊपर वाले हिस्से से नीचे जाता है, नीचे से पंप होकर लंग्स में जाता है, लंग्स से शुद्ध रक्त जो होता है पल्मोनरी वेन के द्वारा वापस से हमारे लेफ़्ट साइड वाले हिस्से के हार्ट में आता है, वहाँ से नीचे वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर के साथ में अरोटा से होते हुए, अरोटा जो होता है हमारे हृदय के भी ऊपर एक बड़ी नली होती है, उससे पूरे ब्लड में ये रक्त फैलता है। इस तरीके से ये रक्त का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होता है। तो ये हार्ट का काम है। इसमें इनकी पेशियों का फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है, रक्त की जो नलिकाओं का प्रॉपर रूप से काम करना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि रक्त के हार्ट का जो काम है बीट करना होता है, हार्ट बीट कंटिन्यू रहती है। ये हार्ट बीट जो होती है वो उनके संकुंचन और प्राकुंचन के कारण होती है, संकुचन और विस्तारण के कारण होती है, जिन्हें सिस्टोल और डायस्टोल कहा जाता है। तो इनके अंदर जो ये पंपिंग वाला जो सिस्टम है ये कौन क्रिएट करता है? तो ये करता जो है वो स्पंदन पेसमेकर कहलाता है। तो राइट आर्ट्रियम के ऊपरी भाग के अंदर ऐसे नोड के कारण है ना ये पेसमेकर स्टार्ट होता है, और उनके कारण ये जो वाइब्रेशंस जो क्रिएट होती है, जो बीट क्रिएट होती है, एक धड़कन क्रिएट होती है, वो हमारे हृदय के अंदर किसके द्वारा होती है? ऐसे नोड के कारण। SA नोड करके एक चीज़ का नाम है, हमारे हार्ट के राइट आर्ट्रियम के ऊपर होती है, उसके द्वारा ये सारा वेग क्रिएट किया जाता है। अब एक बार स्पंदन में हृदय 0.8 सेकेंड में हृदय 2 क्रियाएं करता है। 8 सेकेंड के अंदर हमारा शरीर है वो 2 क्रियाएं करता है। एक कार्य तो करता है कि कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन करता है, और दूसरा कार्य करता है विस्तारण, एक्सटेंशन करता है। तो ये क्या होता है, 1 मिनट में लगभग 72 बार ये सारी चीज़ें हो पाती हैं हमारे शरीर के अंदर। तो इसका प्रोसीजर इस प्रकार से रहता है। अगला जो है रक्त सदैव, जो ब्लड प्रेशर के बारे में हम पढ़ते हैं, तो रक्त सदैव रक्त और रक्त वाहिनियों में परिभ्रमण करता रहता है, कभी भी इन वाहिनियों के बाहर नहीं आता है। जिस दबाव के साथ में रक्त इन रक्त वाहिनियों में परिभ्रमण करता है उसी को रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहता है। जिस प्रेशर के साथ में हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर खून प्रवाहित हो रहा है उसी को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अब वो तेज़ी से होता है, ज़्यादा प्रेशर के साथ में होता है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है, और धीमे प्रेशर से होता है तो लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो उसी अवस्था को बीमारी का नाम दिया गया है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो है प्रमुख रूप से 120 से 80 mmHg होता है। ये ज़रूर नहीं कि सबका ब्लड प्रेशर सेम हो, पर प्रमुख रूप से एक आइडियल कंडीशन जो बताई गई है कि बहुत सारे लोगों के जो ब्लड ग्रुप के अंदर ये कॉमन जो एक औसत निकाला गया है वो लगभग 120/80 होता है। 120 सिस्टोल होता है और 80 डायस्टोल mmHg होता है। तो ये सारी जो प्रोसीजर हैं, ये सारे दाब जो मैंने आपको बता दिए कि सिस्टोलिक दाब होता है और डायस्टोलिक दाब होता है। सिस्टोलिक मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाने वाला, डायस्टोलिक मतलब नीचे से फैलने वाला। अब रक्त वाहिनियाँ जो होती है 2 प्रकार की होती हैं हमारे शरीर के अंदर, एक तो होती है धमनी और दूसरी होती है शिरा। तो धमनी जो होती है हमारे शरीर के अंदर, उसका जो प्रमुख रूप से लाल कलर की होती है ये धमनी, उसका रीज़न ये होता है कि हमेशा शुद्ध रक्त को हमारे शरीर में
प्रवाहित करती है। धमनी का सदैव काम होता है शुद्ध रक्त को हमारे शरीर के अंदर सभी अंगों को प्रवाहित करना। ये हार्ट से अंगों की तरफ जाती है और उसी प्रकार से जो अंगों से हार्ट की तरफ गंदा रक्त लेके आती है उन्हें वेन्स कहा जाता है, शिराएं कहा जाता है। इनका प्रमुख रूप से जो काम होता है हमारे अंगों से हार्ट की तरफ जो अशुद्ध खून है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से मिला हुआ जो खून है वो हमारे शरीर की तरफ लेके आती है। इसका जो कलर होता है लगभग बैंगनी से हल्के नीले रंग का होता है और इनका जो स्तर होता है वो हमारे ऊपरी हिस्से में होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हाथ को जब दबाते हैं तो नीली कलर की शिराएं बाहर दिखने लगती है, वो शिराएं हैं। अभी ये सारी चीज़ें हमने जानी हार्ट की कौन कौन सी विधि के कौन कौन से तरीक़ों से काम करती हैं। अब हम देखेंगे कि योग का हमारे हार्ट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले प्रमुख अंग है हमारा हार्ट, हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, और योग जो होता है संपूर्ण शरीर पे बहुत ही बेहतरीन कार्य करता है। तो सबसे पहले हम काम करते हैं कि हार्ट के ऊपर रक्त जो है उसके अंदर अशुद्धियों को कम करने के लिए षटकर्म की जो क्रियाएं होती है, शुद्धि की जो क्रियाएं होती हैं, उसके द्वारा शरीर की शोधन करने से इसके ऊपर जो ब्लड के अंदर जो अशुद्धियाँ हैं उसमें कमी पाई जाती हैं और शरीर के दूसरे अंग जो है जिनमें अशुद्धियाँ थी उनकी शुद्धि होने से वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर पाते हैं। तो सबसे पहला जो होता है षटकर्म की जो क्रिया होती है उसमें शोधन होता है। तो इनके 6 प्रकार की जो क्रिया से शरीर के अंदर से गंदगी निकलती है। अगला जो है योगासन। योग के कारण शरीर के विभिन्न अंगों पर एक आवश्यक मात्रा में दबाव होने से क्या होता है उनके अंदर के जो है ब्लड सर्कुलेशन जो बढ़ जाता है और इससे उनकी स्वास्थ्य जो होता है वो बढ़ता है। हमारे शरीर के अंग स्वस्थ होने लगते हैं और हम पहले से और बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। तीसरा है बंद और योग मुद्राओं के द्वारा उसकी ऊर्जा को संतुलित किया जाता है। बंद के द्वारा हमारे शरीर की सामर्थ्यता को बढ़ाया जाता है जिससे हृदय और स्वस्थ बनता है। प्रत्याहार इंद्रियों के द्वारा हम अपने इंद्रियों को संयमित करके हमारे जीभ को भी कंट्रोल कर पाते हैं। तो हम हमारे खान पान को और हमारी जीवन शैली को नियंत्रित कर पाते हैं जिससे हृदय स्वस्थ बनने लगता है। प्राणायाम के द्वारा शरीर के अंदर उच्च गुणवत्ता वाले ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत प्रॉपर मात्रा में और अधिक मात्रा में होने से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड खून से बहुत अधिक मात्रा में निकलकर शुद्ध खून की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है। फिर ध्यान के द्वारा मन शांत होता है। जब मन शांत होता है तो रक्त संचरण जो है उस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मन शांत होने से हृदय भी शांत रहता है और बहुत ही संतुलित तरीके से वो अपना कार्य कर पाता है। और समाधि के कारण क्या होता है कि जब सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है तो ऑटोमेटिक मानसिक तनाव, प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है और इसी तरीके से हृदय अपने आप को और कंफर्टेबल पाता है, संतुलित पाता है और इसी तरीके से हार्ट की जो समस्या है बहुत बेहतरीन तरीके से योग द्वारा स्वच्छ की जा सकती है। तो इस तरीके से विद्यार्थियों हमने जाना 8वां चैप्टर किस तरीके से काम करता है, रक्त संचरण कैसा होता है, रक्त की संरचना कैसी है, हार्ट की संरचना कैसी है और किस प्रकार से योग उसके ऊपर प्रभावी रूप से कार्य करता है। तो ये चैप्टर खत्म होता है। अगला चैप्टर हम जो पढ़ेंगे वो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में है, अंतस्रावी ग्रंथि और उनके तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे जो 9वां चैप्टर होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, 8वां चैप्टर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में था। और अगले चैप्टर तक के लिए धन्यवाद।